नमस्कार। शासन की भाषा वाली हमारी चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार जहां हमने बात छोड़ी थी, चलिए ठीक वहीं से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? देखिए, हमने इन शब्दों को 3 हिस्सों में बांट दिया है ताकि इन्हें समझना आसान हो जाए। सबसे पहले प्रक्रिया की भाषा, फिर बात करेंगे सिस्टम के नियमों की, और आखिर में देखेंगे कि काम और उनके नतीजों से जुड़े शब्द कौन से हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इसमें हम उन शब्दों को जानेंगे जो किसी भी सरकारी सिस्टम को चलाने वाले लोगों, कागजातों और तौर तरीकों के बारे में बताते हैं। देखिए, कोई भी सिस्टम लोगों से ही तो चलता है ना? तो सबसे पहला शब्द है पर्सनल, यानी कार्मिक। सीधा सा मतलब है किसी भी सरकारी दफ्तर या संगठन में काम करने वाले सभी लोग। यही तो पूरे सिस्टम का इंजन है। और इन लोगों के करियर में एक बहुत जरूरी चीज होती है प्रमोशन, यानी पदोन्नति। जब किसी को उसके काम के आधार पर ऊंचा पद मिलता है तो उसे ही पदोन्नति कहते हैं। इसी से सिस्टम में आगे बढ़ने का रास्ता तय होता है। पर हमेशा सब कुछ सही सही तो नहीं चलता, कभी कभी चीजें गलत भी हो जाती हैं। तो जब नियम कानून टूटते हैं तब कौन से शब्द इस्तेमाल होते? चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है प्लेंटिफ से, जिसे हिंदी में वादी कहते हैं। ये वो इंसान या संस्था है जो किसी दूसरे के खिलाफ अदालत में केस करता है, मतलब जो न्याय मांगने के लिए सबसे पहले अदालत का दरवाजा खटखटाता है। और जब सरकार या कोई सरकारी एजेंसी किसी पर केस करती है तो उस कार्रवाई को कहते हैं प्रोसिक्यूट करना, यानी अभियोग चलाना। इसमें औपचारिक तौर पर आरोप तय किए जाते हैं। अच्छा, इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में एक बहुत ही गंभीर अपराध होता है, वो है पर्जरी, यानी शपथ भंग या झूठी गवाही। जब कोई अदालत में गीता या कुरान की कसम खाकर जानबूझकर झूठ बोलता है तो वो पर्जरी का दोषी होता है। यह न्याय की नींव पर हमला करने जैसा है। और देखिए, कानूनी मामलों में भाषा की सटीकता कितनी जरूरी है। यहाँ 2 शब्द हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, लेकिन मतलब जमीन आसमान का। सरकारी दस्तावेजों में ऐसे छोटे छोटे अंतर बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो हमने प्रक्रिया और लोगों की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और उन शब्दों को समझते हैं जो उस पूरे कानूनी ढांचे को बनाते हैं, जिसके अंदर ये सारा काम होता है। किसी भी सरकारी मीटिंग को शुरू करने के लिए एक शर्त होती है, और वो है कोरम या गण पूर्ति। इसका मतलब है कि मीटिंग में कम से कम इतने सदस्य तो होने ही चाहिए, तभी वहां लिए गए फैसले मान्य होंगे। वरना सोचिए, संसद में कोई जरूरी बिल पास हो रहा हो और सिर्फ 10-20 लोग मौजूद हैं, तो क्या वो सही होगा? नहीं ना। कोरम इसी चीज को रोकता है। अब ये देखिए, किसी भी सरकारी विचार या पॉलिसी का सफर कैसा होता है। सबसे पहले एक रेजोल्यूशन यानी संकल्प लाया जाता है, फिर उसे रैटिफिकेशन यानी अनुसमर्थन मिलता है, मतलब उस पर सबकी सहमति बनती है, और आखिर में वो स्टैट्यूटरी यानी सांविधिक बन जाता है, मतलब अब वो एक पक्का कानून है। अच्छा, जब कोई कानून बन जाता है तो उसे लागू करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन्हीं नियमों को रेगुलेशन या विनियमन कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नियम हमेशा के लिए बन गया। वक्त के साथ बदलाव की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सिस्टम में रिव्यू यानी समीक्षा की भी व्यवस्था है, ताकि पुराने नियमों को जांचा परखा जा सके और जरूरत पड़ने पर बदला जा सके। और अब एक बहुत ही जरूरी शब्द, सुपर एन्युएशन यानी अधिवार्षिकी। ये सिर्फ परीक्षा में आने वाला कोई मुश्किल शब्द नहीं है, बल्कि ये वो पूरी व्यवस्था है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट और उनकी पेंशन से जुड़ी है, मतलब उनके भविष्य से जुड़ी है। तो चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं। इसमें हम उन शब्दों की बात करेंगे जो सरकारी काम के नतीजों और आखिरी कार्रवाइयों के बारे में बताते हैं। सरकार का बहुत सारा काम असल में एक तरह का ट्रांजैक्शन ही है, मतलब लेन देन। चाहे वो किसी सेवा के बदले पैसे देना हो या कोई सामान खरीदना हो, ये सब आधिकारिक लेन देन ही तो है। जब कोई कर्मचारी प्रमोट होता है या रिटायर हो जाता है तो उसकी जगह खाली हो जाती है। इस खाली पद को ही वेकेंसी या रिक्ति कहा जाता है। और इस पूरे सिस्टम में ईमानदारी बनी रहे, कोई गड़बड़ी न हो, ये देखने के लिए जो निगरानी रखी जाती है उसे कहते हैं विजिलेंस यानी सतर्कता। इसका काम ही भ्रष्टाचार जैसी चीजों पर नजर रखना है। कानूनी मामलों में ये शब्द बहुत मायने रखता है। विलफुल यानी जानबूझकर। इससे ये तय होता है कि कोई गलती अनजाने में हुई है या किसी ने सोच समझकर इरादे से की है।
और इसी से सजा तय होती है। तो कुल मिलाकर इन शब्दों को जानना सिर्फ कोई परीक्षा पास करने के लिए जरूरी नहीं है। असल में ये उस भाषा को समझना है जिसमें सत्ता, प्रक्रिया और लोक सेवा की पूरी कहानी लिखी जाती है। ये तो शासन के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करने जैसा है। तो हमारी ये पड़ताल यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल के साथ कि अगर ये शब्द ही शासन का पूरा ढांचा तैयार करते हैं तो इनमें से सबसे ताकतवर शब्द कौन सा होगा? सोचिएगा जरूर।